हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कहाँ से आया था, क्या परिस्थितियाँ थी गुरुत्वाकर्षण बल के आने की, न्यूटन की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ी सी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या। तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास मास है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, और इसी फोर्स को कहते हैं। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशन प्रोसेस में एक्ट कर रहा है, इसीलिए इस फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इट इज़ इन ग्रेविटेशन, इट इज़ इन ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशन is called as gravitational force. ठीक है, आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए। अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्शन में होता है, आकर्षण करेगा, खींचेगा एक दूसरे को। इसका नेचर कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना होता है, कितना लगता है, कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अच्छा, इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सब हर जगह ये अप्लाई होता है, इसलिए यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बताते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, यही बताता है ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है उसको बताने के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, जिसको किसने दिया? न्यूटन ने, इसलिए न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं इसको। तो बताया उन्होंने, ये जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के मल्टीपल के। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकेंड वन स्टेटमेंट व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द। इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, मतलब m1 m2 जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये जितने ज़्यादा वजन होंगे उतने ज़्यादा इनके बीच में फोर्स होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है? उल्टा है, जितना नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा। इसका मतलब जितना दूर होंगे उतना फोर्स कम हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। हाँ, अब इक्वेशन बन गई? नहीं, हमको इक्वेशन इक्वल में सॉल्व करना आता है, बराबर का साइन होना चाहिए। तो बराबर लाने के लिए यहाँ पर लगाने पड़ेगा एक नियतांक, जिसको बोलते हैं g से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ये हो गया फार्मूला, और इस नियतांक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह के काम चला सकते हो, बट इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्यों यूनिवर्सल कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेस इन थ्रू द इंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कहीं बदलता नहीं है। अच्छा सर जी, कितनी वैल्यू होती है? तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे आती है, आगे बताएंगे कैसे आती है। तो यूनिवर्सल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? द अट्रैक्शन फोर्स और द फोर्स और द gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses and direct reciprocal to the square of distance between them। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों स्टेटमेंट के, इक्वेशन आ गई, जी के बारे में हमने लिख दिया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। इसके पहले हमको पढ़ लेता चाहिए कि ग्रेविटी क्या होती है। व्हाट इज़ ग्रेविटी? गुरुत्व हिंदी में कहते हैं इसको, गुरुत्व। क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी, इनके बीच में फोर्स होगा, इनके बीच में फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे उसको। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, दोनों में से एक क्या हो जाए? एक अर्थ फिक्स हो जाए, तो दूसरे को क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगी? ये क्या है? ग्रेविटी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। और कौन सी प्रोसेस है? अट्रैक्शन फोर्स का प्रोसेस है। अट्रैक्शन होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन बट वन ऑफ देम इज अर्थ, उसमें से एक अर्थ फिक्स अगर हो जाए तो उस ग्रेविटेशन को क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। तो मतलब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल या प्रक्रिया क्या कही जाएगी? ग्रेविटी कही जाएगी, जिसमें से एक अर्थ हो कंफर्म, दूसरे का नहीं पता बट पहले का कंफर्म है, तो वो ग्रेविटी कही जाएगी। हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी इज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल, एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन, विशेष उदाहरण है ग्रेविटी का। ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। ये पढ़ लिए है ना? तो देखिए, ये अर्थ है मान लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इसको हमने छोड़ दिया, फ्रीली मूव करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, F = G m1m2/r², पक्का। और ये इस फोर्स से इसको खींचेगा, नीचे गिर जाएगा ये इसके अर्थ सरफेस पे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट अर्थ है, इसका मास m ही ले लें, इसके बीच की डिस्टेंस तो बाद में देखेंगे, पहले इसका रेडियस देख लें। ये अर्थ इतनी बड़ी है RE, ये वाली जो हम अपना जितने ऊपर जाके छोड़ेंगे ना इस ऑब्जेक्ट, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 मीटर 200 मीटर मान लेते हैं, ये अच्छा है। और यहाँ पे तुमको ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअल में ये अर्थ बहुत बड़ी होती है भाई, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें। क्या इतनी बड़ी होती? नहीं, बहुत बड़ी होती है, बना नहीं सकते बट मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है RE, रेडियस ऑफ अर्थ, और फॉर रेडियस E फॉर अर्थ, और इसका मास m है। ठीक है, ये डिस्टेंस h है, बाद में इसको निग्लेजिबल मान लेंगे, तो ये F हो जाएगा G_me। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लें, m मान लेते हैं, स्मॉल m/RE², RE + h डिस्टेंस टोटल RE + h है, h इज़ निग्लेजिबल। ठीक है, हम मान रहे हैं अर्थ लगभग सरफेस पे ही है, तो फ्री फॉल होगा, ये तो ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगेगा इतना, तो इस पर ये नीचे आएगा, तो एक F = ma बताएं भाई साहब। अगर फोर्स लग रहा है तो उसके मास और मास m है, उस पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा।
अब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से ये इसका नाम दे दी, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए को जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्यों, किस वजह से? इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो देयर विल बी अ एक्सेलरेशन ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, देयर विल बी अ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो बोला उसको सुन के नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये कहाँ से लिखा? ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ से लिखा। ये न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए से लिख दिया। दोनों इक्वेशन में एफ एफ लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, राइट राइट को बराबर कर देते हैं। जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी, सॉरी एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये तो स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन निकल गया, आ गया। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है? इस अर्थ पर, जो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे 6.67, अर्थ का मास रख देंगे वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है अर्थ का मास, और आर ई भी होता है 64,000 किलोमीटर, 6.4 × 10⁶। तो आप करीब करीब उसी के आसपास रखोगे तो जी की वैल्यू आएगी 9.1, यूनिट होती है मीटर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ जाती है वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो एक बड़ा चर्चा में रहता है और बातचीत, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ये तो हो गया। डिफरेंस क्या है? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। ऑन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट देयर इज अ acceleration due to the gravitational force, that is called as gravitational acceleration. Next, small g capital G में रिलेशन भी आ गया, क्या आ गया? z इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? हमने अर्थ का निकाला है। अगर किसी भी प्लेनेट का निकालना है, मान लो मून का निकालना है, तो z ग्रेविटेशन, ये तो बदलेगा नहीं, पूरी दुनिया में ये रहेगा। वो मून का मास लेंगे, m मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून निकाल लेंगे। प्रैक्टिकल करके देखा गया है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 6 टाइम होता है मून के एक्सेलरेशन के। मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ? मून पर बहुत कम है, सॉरी मून पर क्या है? बहुत कम है, 6 गुना कम है। इसी वजह से वहाँ पर आदमी जंप कर करके चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स कम है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक भाई, तो देखिए स्मॉल जी कैपिटल जी, सॉरी कैपिटल जी स्मॉल जी। पहला डिफरेंस तो यही कि इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल जी से, सॉरी इसको कैपिटल जी से, इसको स्मॉल जी से। इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या नाम है भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो, पहला फालतू का पॉइंट है, वैसे तो ये नाम बताना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा डिफरेंस हुआ। इसकी वैल्यू इसका होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यूनिट का डिफरेंस आता है। यूनिट इसका होता है, ये लिखा है, क्या लिखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होती, तो कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है इंटायर यूनिवर्स में।
सॉरी। ठीक भाई, इंटायर यूनिवर्स में सेम होती है। इसमें क्या होता है, ये अर्थ सरफेस पे तो रहती है बराबर, अर्थ सरफेस पे भी बदल जाती थी, ये चेंजेबल है, चेंजेबल होती है। मतलब क्या सर जी, अभी तो आपने बताया 9.8, हाँ 9.8 होती है, वो अर्थ सरफेस होती है, बहुत बदल जाती है हर जगह। ऊपर जाओगे आसमान में जाओगे, खूह पर जाओगे बदल जाएगी, नीचे जाओगे अर्थ सरफेस गहराई में जाओगे बदल जाएगी, पोल्स पे जाओगे अर्थ पे वहाँ बदल जाती है, मून पे बदल जाती है, मैंने बताया वो 6 टाइम कम हो जाती है, तो बदलती रहती है। ठीक है, और क्या पॉइंट बता सकते हैं, क्या डिफरेंस है, सोचो, आप भी सोचो मेरे साथ में। तो हम बता सकते हैं यस इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्वांटिटी से काम चल जाता है, बट इट नीड्स डायरेक्शन। ये इट इज़ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा क्या, डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जैसे अर्थ ये है तो ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे की तरफ ही होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, इसी वजह से सेब नीचे गिरा था, क्योंकि जी वो डायरेक्शनल होता है। और न्यूटन साहब ने पूरी रिसर्च कर डाली, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आज के लिए इतना, थैंक यू।